नाजरीन, 19 सितंबर 2008 फ्राइडे का दिन था। मुसलमानों का 18वें रमज़ान का रोज़ा था। देश के कैपिटल दिल्ली के एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 मुस्लिम नौजवानों को मार दिया। बाटला हाउस इनकाउंटर। दिल्ली पुलिस ने यह क्लेम किया कि उन्होंने 2 टेररिस्ट को मार गिराया है। मीडिया और गवर्नमेंट में बहुत हंगामा हुआ। जज्बात के इस तूफान में सियासत भी चली आई और बाटला हाउस का सर जैसे कहीं पीछे छूट गया। किसी ने इसको फर्जी इनकाउंटर कहा, किसी ने इसको टेररिज्म के खिलाफ बड़ी कामयाबी बताई। I always said it was a false encounter and I still hold by that. Court has found the encounter to be genuine. बॉलीवुड ने तो इस पे एक वाहियात सी मूवी भी बना डाली। हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि इस इनकाउंटर को लोग आज भी शक की निगाह से देखते हैं? ऐसे कौन से सवालात हैं जिसका जवाब आज तक न दिल्ली पुलिस के पास है न जुडिशरी के पास? आइए आज के इस वीडियो में उस बाटला हाउस इनकाउंटर को रिविजिट करते हैं। घर में भागना नामुमकिन है किसी का भी। एक सिंगल सीढ़ी का रास्ता है जो कि जंगले से घिरा हुआ है, उस पे आयरन का ग्रिल है और नीचे भी पुलिस है, ऊपर पुलिस है। वो भागना एकदम नामुमकिन है वहाँ से। ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था जहाँ 2 बच्चे शहीद कर दिए गए, ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। बाटला हाउस इनकाउंटर के ठीक 1 वीक पहले से शुरू करते हैं। होता यह है कि 13 सितंबर के दिन दिल्ली में 5 जगह ग्रेटर कैलाश, रोल बाग, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर सीरियल ब्लास्ट होता है। इन धमाकों में लगभग 30 लोगों की मौत और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी होते हैं। IEM इंडियन मुजाहिदीन नामी एक ऑर्गेनाइजेशन इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल करती है। पुलिस फौरन ही बॉम्ब ब्लास्ट के सस्पेक्ट की तलाश में जुट जाती है और हैरानकुन तरीके से सिर्फ 6 दिन बाद ही दिल्ली पुलिस ये क्लेम करती है कि उन्होंने असल मुजरिमों का पता लगा लिया है। दावा था कि ये लोग जामिया नगर के बाटला हाउस में छुपे हुए हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ दिस इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप हु हैड ऑर्गेनाइज्ड द बॉम्ब ब्लास्ट नॉट ओनली इन दिल्ली बट हैड अ की हैंड इन अदर बॉम्ब ब्लास्ट इन द कंट्री वाज हाइडिंग इन बाटला हाउस। 19 सितंबर 2008 को सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम बाटला हाउस के एक फ्लैट L18 पर छापा मारती है। पुलिस के अकॉर्डिंग अंदर मौजूद नौजवानों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इनकाउंटर हुआ और 2 लड़के आतिफ अमीन और साजिद की मौत हो गई और उन 100 कॉल्ड दहशतगर्दों की गोली से इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शदीद जख्मी हो गए और हॉस्पिटल में उनकी भी मौत हो गई। 2 सस्पेक्ट्स आतिफ अमीन 24 साल और मोहम्मद साजिद 17 साल मौके पर ही मारे गए। 2 अक्यूज आरिज खान और शहजाद अहमद पुलिस को चकमा देकर बच निकले यानी फरार हो गए। मगर हैरानकुन तरीके से उनमें से एक मोहम्मद सैफ को पुलिस ने जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस एक्शन को टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी बताई। लेकिन इनकाउंटर के अराउंड जामिया नगर और देश भर के मुसलमानों के मन में कई सवालात थे जिनके जवाब आज तक न अदालत दे पाई है, न दिल्ली पुलिस, न जुडिशरी, न बॉलीवुड दे पाई है। जामिया टीचर सॉलिडारिटी एसोसिएशन JTSA ने इस पूरे मामले की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की। अपने फाइंडिंग के बेस पर उन्होंने कई इंपॉर्टेंट सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। पुलिस ने दावा किया कि इनकाउंटर सुबह के वक्त हुआ, मगर अलग अलग ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स में इनकाउंटर की टाइमिंग मिसमैच्ड थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा 5 पुलिस ऑफिसर्स के साथ गए थे। वहीं मेल टुडे के अकॉर्डिंग स्पेशल सेल की यह टीम 15 लोगों पर मुश्तमिल थी। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? इंस्पेक्टर शर्मा जो इनकाउंटर में मारे गए, उनके जख्मों के हवाले से भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। पुलिस ने दावा किया कि उन्हें सामने से गोली मारी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर नहीं पता चला कि गोली कैसे लगी। ये बहुत सीरियस कंसर्न है। मोहन चंद शर्मा जी वहाँ पर मारे गए, वो अपने पैर पे चल करके यहाँ से गए, तो आखिर क्या वजह हुई कि वो अस्पताल जाके मर गए? पुलिस ने दावा किया कि फ्लैट में मौजूद नौजवान जिनको इनकाउंटर में मारा गया वो टेररिस्ट थे और उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई थी। मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
फ्लैट से पुलिस के दावे के मुताबिक फायरिंग के निशानात नहीं मिले, जो ये साबित करता है कि एक्यूज और पुलिस के बीच इंटेंस फायरिंग एक्सचेंज हुई होगी। और तो और नेबर्स ने कहा कि उन्होंने इंटेंस फायरिंग एक्सचेंज की कोई आवाज़ नहीं सुनी, जो पुलिस की कहानी को और ज़्यादा मशकूक और डाउटफुल बनाता है। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? अगर ये ऑपरेशन बहुत डेंजरस था, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने दावा भी किया, फिर ये कि इस बीच में कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट शूट आउट हो चुका था, फिर भी एक सीनियर ऑफिसर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के क्यों गया? क्या उन्हें जानबूझ करके ऐसी हालत में भेजा गया जहां उनकी मौत यकीनी हो? इंस्पेक्टर शर्मा की मौत की वजह थी पेट में गोली लगने से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। अगर ये सही है तो वो 4th फ्लोर से खुद कैसे उतर गए? फिर गली में 2 पुलिस वालों के सहारे से वो कैसे चल कर जाते हुए दिख रहे हैं? और फिर सीढ़ियों पर खून के निशानात का जिक्र क्यों नहीं था? इस इनकाउंटर में मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? क्या वो कत्ल था? राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI के तहत जामिया के स्टूडेंट एक्टिविस्ट अफरोज़ आलम साहिल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की। रिपोर्ट में क्लियरली ये बताया गया है कि तमाम गोलियां करीब से मारी गई थी और ज़्यादातर सीने या सर पर लगी थी, जिसमें आतिफ अमीन के बदन पर 90% जख्म के निशानात ऐसे थे जो इनकाउंटर से पहले के थे। दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस इनकाउंटर के हवाले से L18 में रहने वालों के बारे में मुख्तलिफ बयानात दिए, जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था। 20 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने कहा कि स्पेशल सेल को L18 में मौजूद टेररिस्ट के बारे में क्रेडिबल इनपुट मिली थी कि ये लड़के जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। 20 सितंबर टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पुलिस ने दावा किया कि फ्लैट के एक रेसिडेंट की कद काठी अहमदाबाद ब्लास्ट में इन्वॉल्व एक सीनियर टेररिस्ट के हुलिये से बहुत ज़्यादा मैच करती थी। 9 अक्टूबर को इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस 19 सितंबर को सिर्फ उस एरिया का जायज़ा लेने गई थी, मगर टेररिस्ट की प्रेजेंस ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। पुलिस L18 इनकाउंटर के लिए रेडी नहीं थी। हाँ भाई, क्या है? गुड मॉर्निंग सर मैं टेराफोन की तरफ से आया हूँ। हाँ तो 10 अक्टूबर को एक सीनियर जर्नलिस्ट ने इनकाउंटर के डिफेंस में लिखा कि इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने यह मालूम किया कि टॉप कमांडर बशीर और उसकी अहमदाबाद टीम जामिया नगर के एक फ्लैट में रह रही है। उन्हें यकीन था कि आतिफ अमीन ने बशीर को पनाह दी है या दोनों एक ही शख्स था। 16 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने 19 सितंबर को एक स्पेशल इंफॉर्मेशन के बेस पर L18 में छापा मारने आई थी, जिसमें आतिफ और बशीर के वहां मौजूद होने की इनपुट थी। पुलिस ने फ्लैट के दरवाजे को नॉक किया, मगर जब फ्लैट में रहने वालों ने अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो एक ऑफिसर दूसरे साइड के दरवाजे से फ्लैट में इंटर होकर सस्पेक्ट को पकड़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ सस्पेक्ट को पकड़ना था, लेकिन रेसिडेंट्स ने अरेस्टिंग से बचने के लिए उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने डिफेंस में फायरिंग की। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, इनकाउंटर स्पॉट L18 से पुलिस को क्या क्या मिला। NHRC को लिखे फर्स्ट रिपोर्ट में जिन जिन चीज़ों को सीज करने का पुलिस ने जिक्र किया है, उसमें लैपटॉप, मोबाइल, CD, इंटरनेट डेटा कार्ड, पेन ड्राइव्स, डिजिटल वीडियो कैसेट्स, टूटे हुए सिम कार्ड, साइकिल बेयरिंग्स, फेक वोटर ID कार्ड्स, फेक ड्राइविंग लाइसेंसेस, रिजर्वेशन स्लिप्स मिले। इनमें कहीं भी पासपोर्ट का जिक्र नहीं था। फिर L18 से सीज्ड सामानों की एक दूसरी रिपोर्ट आई, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस करनाल सिंह का सिग्नेचर था। उस लिस्ट में एक्सप्लोजिव्स, अजय के नाम से बनी फेक वोटर ID कार्ड्स, वॉचेस, स्क्रू ड्राइवर्स, पेंसिल, टेप, जले हुए कपड़े, एक विस्की बॉटल, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक रेलवे टिकट मेंशन था। आयरोनिकली यहाँ भी किसी पासपोर्ट का कोई जिक्र नहीं था, मगर बाद में दिल्ली पुलिस ने वहाँ से एक पासपोर्ट जब्त करना शो किया और उसी के बेस पर शहजाद को इंस्पेक्टर शर्मा के मर्डर की सजा सुनाई गई। All guilty as accused. A sessions court in Delhi today said this man, Shehzad Ahmed, and 3 others had killed Delhi Police Inspector Mohan Chand Sharma. शहजाद की वहाँ मौजूदगी के बारे में कई सवालिया निशान, उसकी आप जानते हैं कि वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले उस मकान से, उसके कोई पर्सनल आइटम
कोई बिलोंगिंग वहाँ से रिकवर नहीं की गई है, सिर्फ एक पासपोर्ट रिकवरी दिखाया गया है, वो भी सीजर लिस्ट पे कोई इंडिपेंडेंट विटनेस के साइन नहीं है। पूरे एनकाउंटर का कोई पब्लिक नॉन पुलिस विटनेस नहीं है। दिल्ली पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से शहजाद इनकाउंटर साइट से फरार हो गया था। फिर 2 साल बाद उसकी अरेस्टिंग हुई। उसकी अरेस्टिंग दिल्ली पुलिस ने 6 फरवरी 2010 को पटियाला हाउस कोर्ट कैंपस से दिखाई थी, जबकि साकेत कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग शहजाद उर्फ पप्पू को 1 फरवरी 2010 को लखनऊ एटीएस ने गिरफ्तार शो किया था। यह शहजाद की अरेस्टिंग की डेट और लोकेशन में इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? फिर यह कि यह शहजाद शुरू में शहबाज था, फिर शहनवाज बना, फिर शहजाद बना और लास्ट में उसके नाम में पप्पू लग गया। यह पुलिस के स्टेटमेंट्स में इतना कन्फ्यूज़न और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों था? ये तमाम बयानात एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी थी। पुलिस के दावों में कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी की बहुत कमी थी। इसीलिए पूरे देश भर में खूब हंगामा हुआ। लोगों ने इस इनकाउंटर को फर्जी और फेक इनकाउंटर कहा। इसीलिए अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मामले की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दी गई। पुलिस के स्टेटमेंट्स में कई सारी कॉन्ट्राडिक्शंस के बाद भी गवर्नमेंट ने किसी भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को ये केस ट्रांसफर क्यों नहीं किया? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मगर अफसोस NHRC खुद से इस पूरे मामले की तफ्तीश करने के बजाय पुलिस के रिपोर्ट को ही एक्सेप्ट कर लेती है। हद तो यह है कि NHRC खुद मौके पर जाकर के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। A sham in the name of the NHRC inquiry, which did not even bother to visit the spot, which is I think about 7 or 8 kilometers from their office. In fact, they based the report entirely on the testimonies or the statements of 3 police officers. So they depend or rely actually on people who are the accused in the case. इस पूरे इनकाउंटर का सबसे बड़ा फेस था आतिफ अमीन। उसके बारे में कहा गया कि वह बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, मगर इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि यह सो कॉल्ड टेररिस्ट अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ रह रहा था। फ्लैट रेंट पर लेने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन में उसने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे। अगर वो कोई सस्पिशियस बंदा होता या किसी बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड होता तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों इस्तेमाल करता? और घर किराए पे लेते वक्त इन्होंने वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी भरा था, जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे जो कि जेन्युइन पाए गए हैं। ठीक है, तो कौन आतंकवादी अपने डॉक्यूमेंट्स जाकर के पुलिस थाने में खुशी खुशी जाके जमा कराता है कि जाओ मेरी जांच करो? आतिफ अमीन जामिया मिलिया इस्लामिया में मास्टर्स का स्टूडेंट था। उसने अपनी रियल डॉक्यूमेंट से फ्लैट रेंट किया हुआ था। क्या कोई टेररिस्ट इतना लापरवाही कर सकता है? खैर, जैसे तैसे इस केस के और फैक्ट सामने आते गए। दिल्ली और देश भर में शदीद एहतजाज होना शुरू हुआ। सवालों का जवाब न मिलने, रोज़ रोज़ नई स्टोरीज से लोगों में ये फीलिंग डेवलप हुई कि ये इनकाउंटर एक फेक इनकाउंटर था। लोग इंसाफ और जस्टिस की डिमांड करने लगे। सभी लोगों ने मामला उठाया है इस चीज़ को जिम्मेवारी से, और पूरा कंफ्यूजन सोसाइटी में हो रही है। तो इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को भी, होम मिनिस्टर साहब को पहले भी कहा था ये बात उठ रही है, इसको दूध का दूध पानी का पानी, इसकी जांच हो जानी चाहिए, किसी का इसका जांच करवा लीजिए। अफसोस के बाद के सालों में अदालत ने भी पुलिस के नैरेटिव को ही सही मान करके केस रजिस्टर कर लिया। शहजाद अहमद को 2013 में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा दी गई। 2018 में आरिज खान को नेपाल से गिरफ्तार किया गया, जहां वो 10 साल तक एलिजेडली रोपोश था। न्यूज एक्सप्रेस 24/7 को ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज मिली है नेपाल के एक होटल से, जहां दिलशाद अहमद को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन किया गया। इंटरेस्टिंगली दिल्ली पुलिस ने जो भी स्केचेस जारी किए वो ना तो इनकाउंटर में मारे गए लोगों से न गिरफ्तार किए गए लोगों से मैच करता था। अलग अलग स्टेट्स की पुलिस ने दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस IM, सीमी, HUGI पर लगाया, जिसमें खासकर डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट टेररिस्ट को इन ब्लास्ट में मास्टरमाइंड बताना एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी तो मास्टरमाइंड भी कोई एक होता। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2006 संकट मोचन मंदिर बॉम्ब ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में वलीउल्लाह का नाम लिया था,
जयपुर पुलिस ने दावा किया कि 2008 जयपुर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड शहबाज हुसैन था। दूसरे साइड गुजरात पुलिस ने अबू बशीर और तौकीर का नाम लिया था, जो पुलिस के अकॉर्डिंग 2008 में गुजरात बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। पुलिस के अकॉर्डिंग तौकीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने पहले अपना नाम अल्ताफ सुबहान बताया और बाद में खुद को मोहम्मद अल्ताफ सुबहान के तौर पर पेश किया। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को इनकाउंटर के बाद आतिफ अमीन को दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बता दिया। इंटरेस्टिंगली उसका नाम पहले कहीं भी नहीं लिया गया था, ना ही पुलिस स्केचेस में उसका चेहरा शामिल था, मगर फिर भी दिल्ली पुलिस ने आतिफ अमीन को दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड क्लेम किया और ये कहा कि उसने उत्तर प्रदेश, जयपुर, गुजरात, दिल्ली के धमाकों की प्लानिंग की थी। मुंबई पुलिस ने 24 सितंबर 2008 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहम्मद सादिक शेख वो शख्स था जिससे आतिफ अमीन इंस्ट्रक्शन लेता था। यहाँ गौर करिए, मुंबई पुलिस के मुताबिक आतिफ अमीन सिर्फ एक ऑपरेशनल पर्सन था और असल मास्टरमाइंड सादिक शेख था, मगर दिल्ली पुलिस आतिफ अमीन को कई जगह के बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड क्लेम कर रही थी। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? पुलिस के साइड से ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जाहिर करते हैं कि डिफरेंट स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लोगों को मास्टरमाइंड के तौर पर पेश करती है और जब प्रूफ एविडेंस कमज़ोर पड़ता है तो नए सस्पेक्ट सामने लाती है। इन सब में मीडिया पुलिस के बहुत ज़्यादा काम आती है, जहां इन सस्पेक्ट्स को मीडिया में पहले ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। किसी इनकाउंटर पर इतना सवाल शायद पहली मर्तबा उठाया गया था, मगर क्या वजह थी कि इतने सवालों के बाद भी, इतने हंगामे के बाद भी इनकाउंटर की कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होने दी गई? गोली अगर फ्लैट के अंदर से चली और 100 बॉल टेररिस्ट ने चलाई, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को जो गोलियां लगी उसके निशानात वाजे क्यों नहीं हो पाए कि ये आगे से लगी या पीछे से? इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों नहीं पहने थे? बिल्डिंग में जाने का एक ही रास्ता था, मतलब एक ही जीना है, एक ही स्टेयर है। फिर शहजाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जीने पे मौजूदगी के बाद भी कैसे फरार हो गया? जो लोग इनकाउंटर में मारे गए उनके सर पर गोली कैसे लगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके बदन और घुटनों पर चोट के, टॉर्चर के निशानात क्यों थे? ये सब कुछ वो सवाल है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है और इसीलिए क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट्स इस इनकाउंटर को न सिर्फ फेक इनकाउंटर मानते हैं बल्कि इसको एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। सबसे ज़्यादा फनी बात यह है कि जिस NHRC ने एक तरफ दिल्ली पुलिस को बाटला हाउस इनकाउंटर मामले में क्लीन चिट दे दी, उसी NHRC ने दूसरी तरफ इस इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर के लिस्ट में रखा हुआ था। उन दिनों जब इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर हज़ारों पढ़ने लिखने वाले काबिल मुस्लिम बच्चों को टेररिज्म के चार्ज में उठाया जा रहा था, उसी दौरान मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर दरगाह ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ। फिर नांदेड़ के यशवंत सिंधे ने 2022 में कोर्ट में एफिडेविट दायर करके ये कबूल किया कि उन्हें देश भर में RSS के साइट से 500 ब्लास्ट करने का ऑफर दिया गया था। मुझे इंद्रेश जी ने प्रस्ताव दिया था, जो नांदेड़ का जो ग्रुप में लेकर गया था 2000 के दरमियान, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, ट्रेनिंग देने के लिए विशेष। वहाँ पे सेना के जरिए आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण हुआ। उन्होंने तो ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, मगर देश भर में खूब ब्लास्ट हुए। मगर पुलिस इंटेलिजेंस ने सिर्फ मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया। यशवंत शिंदे के बताए हुए असल मुजरिमीन आज भी आज़ाद हैं और कहीं न कहीं टेररिज्म फैला रहे होंगे, क्योंकि NIA की इच्छा ही नहीं है इनको सदा, ताकि वास्तविक मास्टरमाइंड तो इंद्रेश कुमार है, मिलिंद परांडे है, जो उनको बचाने के लिए इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ताकि ऊपर की कड़ी टूटे। ये इंद्रेश कुमार, मिलिंद, ये कोई है नहीं, यानी वास्तविक जो अपराधी बैठे हैं टॉप में, उनको बचाने के लिए इनको मास्टरमाइंड बोल के विषय खत्म कर रहे हैं। 2006, 7, 8 में देश में जब टेररिज्म के नाम पर मुसलमान बच्चों को उठाया जा रहा था, मारा जा रहा था, कांग्रेस की हुकूमत थी, मगर मुसलमानों की बदनसीबी कि एक रैंडम स्टूडेंट को रमज़ान के महीने में मार दिया गया और एक जुडिशियल इंक्वायरी तक नहीं करा पाए। तो पी चिदम्बरम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि एजेंसियों का मनोबल गिरेगा अगर हम बटला हाउस की जांच करवा देंगे तो। स्टेट टेररिज्म हम इसको समझते हैं अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स, और उसमें सबसे बड़ी जन्नी उसकी कांग्रेस है। खैर, स्टेट टेररिज्म और जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ देश भर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने आवाज़ें उठाई, मगर ऑर्गेनाइज तरीके से खुद आजमगढ़ के लोगों ने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जैसी मूवमेंट की बुनियाद रखी।
सुबह से ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हलचल तेज थी। आजमगढ़ से आने वाली एक पूरी ट्रेन एक दिन के लिए उलेमा एक्सप्रेस बन गई। उलेमा काउंसिल के सदस्यों ने 14 लाख रुपए में पूरी ट्रेन बुक कराई थी। हाउस की जांच अफसोस के इन तमाम कोशिशों के बाद भी मजलूमीन को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका है। मोहम्मद साजिद के फादर अपने बेटे के इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते इंतकाल हो गए। आतिफ अमीन के फादर की सांसें भी साथ छोड़ गई, मगर इंसाफ नहीं मिला। आप यकीन करिए, आजमगढ़ में ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनके नौजवान बच्चों की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए तबाह कर दी गई कि एजेंसीज़ के ऑफिसर्स को मेडल चाहिए था। कांग्रेचुलेशन संजय, ये बाटला हाउस मैटर में मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि तुम्हें प्रेसिडेंट्स मेडल दिया जाए और के को अशोक चक्र। ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जिनका जवान बेटा बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया गया, टेररिज्म का झूठा दाग लगा, रिश्तेदारों ने डर और खौफ से अपने रास्ते अलग कर लिए, लोगों ने ऐसे घरों में रिश्ता देना बंद कर दिया। काश कि इस बेजुबान दर्द को गोयाई मिलती। इस फेक इनकाउंटर के बाद आजमगढ़ जो इल्म हुनर का गहवारा था, उस आजमगढ़ को मीडिया और गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसीज ने खूब बदनाम किया। पूरे डिस्ट्रिक्ट को, आजमगढ़ को टेररिस्ट के तौर पर देखा जाने लगा। आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जाने लगा। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। आजमगढ़ सुर्खियों में कैसे आया? आजमगढ़ के एक ही गांव पर पूरे देश की पुलिस की नजर क्यों रहती है? आजमगढ़ के वो स्टूडेंट जो पहले से ही शहर के बाहर पढ़ रहे थे, उन्हें रूम और फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल हो गया। ओखला जामिया नगर में कितने ही लैंडलॉर्ड्स ने उनसे अपने फ्लैट्स खाली करा लिए। कि आजमगढ़ के जो भी लड़के ताल्लुक रखते हैं, आजमगढ़ जिले से जो भी ताल्लुक रखता है, वो सब आतंकवादी है। आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, हमें जो है यहाँ पर दिल्ली में एक शक की निगाह से देखा जाता है। शहर जहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है या फिर जहाँ पे अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं, वहाँ पे आप खास तौर पे देखें तो मुसलमान नौजवानों को उनको किराए पे मकान मिलना बंद हो गए। आज भी उन्हें फ्लैट्स मिलना बहुत मुहाल है। बटला हाउस इनकाउंटर असल में सेकुलर इंडिया का, कांग्रेस का मुसलमानों को एक ऐसा बदनुमा गिफ्ट था जो बाद में बीजेपी की शक्ल में आज खुल करके वाजे है। 17 साल के बाद आज भी सवाल यही है कि बटला हाउस इनकाउंटर के शहदाओं को इंसाफ कब मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।